हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 जो चल रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन हमने देखा था क्या होता है लास्ट क्लास में, डायमेंशन क्या होता है हमने देख लिया था, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, डायमेंशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो आज की क्लास में हम डायमेंशनल फॉर्मूले से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है उसके, और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कहाँ पे वो यूज हो सकता है, कहाँ पे यूज नहीं हो सकता। जैसे क्लास 12 में हम क्यूलम्स लॉ के लिए हमने पढ़ा था, सिमिलरली ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे कि डायमेंशनल जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल जो एनालिसिस है, उसकी जो है लिमिटेशंस क्या क्या है। तो ये हमारा क्लास 11 का सेकंड चैप्टर का 4th पार्ट है। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल ग्रो यूथ क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब जरूर करवाएं। इससे क्या होगा, उनको काफी हेल्प मिलेगी जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमें आज पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे आज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको हमने एक टर्म दे रखी है, जैसे मास को m, लेंथ को l, टाइम को t, ऐसे हमने सबको दे रखी है। एक पर्टिकुलर एक लेटर दे रखा है हर फिजिकल क्वांटिटी को, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को, और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में हम वहां पे लिखते हैं। किसकी फॉर्म में? एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं, उनकी पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो यहां हम देखेंगे। तो जो हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में बेसिकली हम तीन चीजें यूज करते हैं, एम, एल और टी। सिर्फ मास, लेंथ और टाइम, इन्हीं तीन से हमारा काम हो जाता है मैकेनिक्स में। तो इनकी फॉर्म में हम देखेंगे आज जो फॉर्मूले बनाएंगे वो कैसे डराइव होंगे या उनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो देखते हैं अब इसके क्या क्या काम है। देखो वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं मेनली, लेकिन 3 जो इनके एप्लीकेशन हैं वो 3 कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अब यहां पे इसका क्या मतलब है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, किसका? यूनिट्स का। तो यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या यूज हुआ। देखो अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट कभी भी चेंज हो सकती है। एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में अगर हम यूनिट देखेंगे तो अलग नाम से जानी जाएगी, बट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कभी चेंज होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला उसका कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो क्या ये कभी डायमेंशनल फॉर्मूला जो एल स्क्वायर है, क्या ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कभी चेंज होगा? चाहे इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर हो, तो चाहे किसी में भी हम उसको मेजर करें यूनिट में, बस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब चेंज नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में निकालना होगा, मान के चलो एक सिस्टम में एसआई में दिया गया है, कोई यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में दी गई है, और आपसे बोला जाए कि सीजीएस सिस्टम में इसको निकालो, तो सीजीएस सिस्टम में हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से। यानी कि पहला इसका जो एप्लीकेशन है वो है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला इन फिजिक्स। फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला बनाए गए हैं उनकी करेक्टनेस चेक करने के लिए कि ये फॉर्मूला सही है डायमेंशनली या नहीं। डायमेंशनली सही होने का क्या मतलब है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम देखते थे कि अगर हम बोले यहाँ पे v इक्वल टू ए प्लस बी टी, हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा। यानी कि ईच टर्म
टर्म कैसे मानी जाती है, जब प्लस और माइनस से कोई चीज कनेक्ट की जाए या इक्वल टू से, उसको हम टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा, यानी कि डायमेंशनली जो सेम चीजें हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कि हम अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई है और उसको हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला जो है वो सही है या नहीं। हमने लास्ट क्लास में इसके कुछ एग्जांपल देख लिए थे कि डायमेंशनल फॉर्मूला उसका हम सेम देखते थे कि सही है या नहीं है। तो ये हम आज फिर से एक दो एग्जांपल लेके समझेंगे। ये इसका एप्लीकेशन दूसरा। इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू डेराइव फॉर्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमें ये दे दिया जाए कि टाइम पीरियड है या फोर्स है, तो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि फोर्स जो है मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, तो उससे हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये चीज हमें देखनी होगी। ठीक है, तो ये चीज हम इससे फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। अब इनके कैसे बनाएंगे फॉर्मूलेस वो हम देखेंगे एक एक से। तो सबसे पहला पॉइंट है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन। अच्छा एक चीज बताइए, हमने अभी आपको बताया कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी भी क्वांटिटी की बात करें अगर हम, तो क्वांटिटी में दो चीजें आती हैं। एक आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि नंबर आता है, ये नंबर, और एक आता है उसकी यूनिट आती है एक। और ये हमारा यूनिट जो है, यूनिट को हम डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी क्वांटिटी के लिए मेन फॉर्म होता है। अगर मान के चलो, अगर यहां पे हम बात करें इसकी, तो एक सिस्टम में n1 न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमें पता है, और mlt के फॉर्म में अगर हम उसकी यूनिट लिखें mlt के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, m1 l1 t1। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो mlt की फॉर्म में जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा गया है इस यूनिट का, वो कौन से सिस्टम का है, पहले सिस्टम का, क्योंकि यहां पे 1 1 लिया है और यहां पे हमें पावर अभी पता नहीं है, तो यहां पे a b और c पावर ले ली हमने, मान लो। तो अगर हमें पता नहीं है तो हमने यहाँ पे a, b और c पावर यहाँ पे हमने ले ली। ठीक है, तो ये हो गया एक सिस्टम में। और इसी को अगर हम दूसरे सिस्टम में बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आ जाएगी, क्योंकि हमने बोला यूनिट चेंज हो जाती है, यूनिट चेंज होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो दूसरे सिस्टम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ सिस्टम 2 लिख दिया, बाकी पावर जो है उनकी सेम रहेगी, क्योंकि डायमेंशनली तो सेम रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हमेशा फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, क्या, n1u1 इक्वल टू n2u2। यूनिट चेंज हो जाएगी, अगर ये यूनिट चेंज हो जाएगी तो n1 n2 कुछ चेंज हो गए, लेकिन उसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि वो दोनों हमेशा डायमेंशनली क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, करेक्ट रहेंगे डायमेंशनली। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर हमें यहां पे n2 निकालना होगा तो n2 क्या लिखेंगे, n1 ब्रैकेट में। एक चीज और याद रखनी है कि मास को मास से डिवाइड कर सकते हैं, लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं, टाइम को टाइम से। तो m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल, ये हमारा n2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है
तो इस फॉर्म में हम निकाल के लाएंगे और इसको हम इजीली सॉल्व करके उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे एक एग्जांपल लिया जाए, अगर यहां पे हम एक एग्जांपल लें, कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, पर आवर को क्या लिखते हैं, आवर इनवर्स, आवर की पावर -1 इनटू डैश 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 मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, इसको हम इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिखा, अगर इसको सॉल्व करें, इस पे सॉल्व करते हैं। अगर हमने बोला कि 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर इंटू आवर इनवर्स है, और हमें किस में निकालना है, मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो यहां पे हमने क्या फॉर्मूला देखा था, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, और U1 U2 को हम किसकी फॉर्म में लिखते थे, MLT के फॉर्म में। तो यहां पे हम देखेंगे N1 की जगह पे 1 और U1 कितना है, किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, लेंथ है या मास है या टाइम है, तो किलोमीटर लेंथ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 1, क्यों l की पावर 1 क्यों, क्योंकि किलोमीटर की पावर 1 है, और टाइम की पावर -1 है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद N2 तो हमें पता नहीं है, निकालना है, और इसमें सेम डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तब भी मीटर क्या है, लेंथ, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। ठीक है, t की पावर -1। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 2 सेकंड सिस्टम का है, तो सेकंड सिस्टम का। अब यहां पे अगर हम बात करें, N2 क्या आएगा, N2 आएगा 1 ये वाला इंटू M1 अपॉन M2 की पावर 0, L1 अपॉन L2 की पावर 1 और T1 अपॉन T2 की पावर -1। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहां पे, क्या वैल्यू रखेंगे, 1, ये तो है नहीं कुछ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेंथ की जगह पे यहां पे रखेंगे किलोमीटर, यहां पे रखेंगे मीटर, क्योंकि सेकंड में हम क्या ले रहे हैं, L2 ले रहे हैं, और L2 क्या है, मीटर। ठीक है, मीटर इनटू मीटर, इसकी पावर 1 है, और टाइम के लिए यहां पे लिखा है हमने आवर, और यहां पे लिखा है सेकंड, और इसकी पावर -1 है। ठीक है, ये हमारा N2 आ गया, ये 1 है। ठीक है, अब ये हमारा N2 आ गया। ठीक है, इसको अगर हमें क्या करना होगा, N2 अगर निकालना है तो यहां पे N2 इक्वल टू 1 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है। किलोमीटर को अगर हम मीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर अपॉन मीटर, इसकी पावर 1, और आवर को अगर लिखेंगे सेकंड में तो 3600 सेकंड अपॉन सेकंड, इसकी पावर -1। ये हमारा N2 की वैल्यू ये आएगी। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो हमारा ये क्या आया, 1000 की पावर 1 है तो 1000 आएगा, और ये इसकी पावर -1 है तो 3600 अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 5 जा 10 और 2 18, यानी कि 5/18 N2 की वैल्यू आ गई। N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/18, और N2 की वैल्यू अगर 5/18 आई है तो N2 हम यहां पे रख देंगे 5/18, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमें अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है वेलोसिटी,
तो हम कैसे कर पाएंगे, 5/18 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो यहां दिया है 72 किलोमीटर पर आवर और हमने बोला कि मीटर पर सेकंड में निकालो, तो क्या करेंगे 72 × 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। तो 18 से इसको जाएगा 4 बार यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, ये हम इजीली निकाल पाएंगे। इसीलिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल एक और लें यहां पे, अच्छा यहां पे अगर हमें मीटर पर सेकंड से कोई चीज मीटर पर सेकंड में दी है और किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो उसका क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान के चलो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और हमें निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, तो 10 × 18 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 2 = 10 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए डायमेंशनल फॉर्मूला की एप्लीकेशंस हैं जो हम यूनिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे एक और एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फोर्स को इनटू सीजीएस सिस्टम। अब हमें क्या करना है, इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसको अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं वहां पे सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं, मास ग्राम में लेते हैं और टाइम तो सेकंड में ही लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमने बनाया था N1U1 = N2U2, राइट। तो अब N1U1 यानी कि N1 कितना है, 1 न्यूटन, यूनिट न्यूटन है, इनटू N2 हमें निकालना है और ये हमें पता नहीं है तो U2 लिख दो। अभी इसको U2 हम निकाल लेंगे, हमने डाइन, हमें पता है कि सीजीएस सिस्टम में डाइन इसको नाम दिया गया है, बट हम तो सेंटीमीटर और ग्राम की फॉर्म में अभी निकालेंगे, डाइन बाद में नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहले 1 न्यूटन को लिखें अगर हम, तो क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे 1 kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि सेकंड की पावर -2। ठीक है, ये होता है। तो हमें यूनिट तो यहां भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यहां भी एक मास होगा, एक लेंथ होगी और टाइम 2 बार होगा, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम यही रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब सेम यही रहेगा तो यहां पे हम लिख सकते हैं ग्राम की फॉर्म में होगा, इसको जी अकेला लिखते हैं, ये ग्राम की फॉर्म में होगा और जो यहां पे लेंथ मीटर में है वो यहां पे सेंटीमीटर में हो जाएगी और टाइम जो है वो सेकंड में ही रहेगा, सेकंड की पावर -2। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं m की पावर 1 m1, l1 की पावर 1 और t की पावर -2। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे n2 और यहां पे तो 1 है, ये बाहर 1 न्यूटन है और यहां पे हमें फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, m2 की पावर 1, l2 की पावर 1 और t2 की पावर -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा सेम। अब हमें n2 अगर निकालना है तो यहां पे हम क्या करेंगे, m1/m2 की पावर 1, l1/l2 की पावर 1 और t1 डिवाइडेड बाई t2 की पावर -2, ये रहेगा। और इसकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे केजी, यहाँ पे ग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमने केजी लिया है, यहाँ पे ग्राम लिया है। तो इसको अगर हमें वैल्यू रखनी होगी तो हम क्या करेंगे, तो N2 = लिखेंगे m1 यानी कि केजी अपॉन ग्राम की पावर 1 है तो 1 रहने दो,
इसकी पावर लेंथ मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसकी पावर भी 1 है, और टाइम यहाँ पे भी सेकंड में है, यहाँ पे भी सेकंड में है, और इसकी पावर -2 है, तो इससे तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केजी की जगह 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम अपॉन नीचे ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर रहेगा, और यहाँ पे सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2 है अगर, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। अब यहाँ पे क्या आया 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर भी 1 थी, और ये तो कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, 1 आ जाएगा, 1 की पावर -2 तो 1 ही रहेगा। तो n2 की वैल्यू कितनी आई 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब यहां पे हम सिंपली अगर यहां वैल्यू रख दें कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो कितना आएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम नाम देते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू, और इसको हमने नाम क्या दिया है अपनी फिजिक्स में डाइन, फिजिक्स फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है उसको हमने नाम दिया है डाइन, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन फोर्स, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन कन्वर्ट करने का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरा एप्लीकेशन जो आता है वो आता है वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अब हमें क्या करना होगा, हमें वेरीफाई करना होगा, कोई फॉर्मूला दिया गया होगा और उसको हमें वेरीफाई करना होगा कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है या गलत है। अगर हमें चेक करना है कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत है तो हम जानते हैं क्या करते हैं, उसके डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला उनका निकालेंगे दोनों तरफ LHS में और RHS में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम कंपेयर करेंगे, अगर सेम आ रहा है तो यानी कि फॉर्मूला सही है। कैसे, मान के चलो हमें दिया गया है वेरीफाई डायमेंशनल मत लिखो इसको, वेरीफाई फॉर्मूला है एक t इक्वल टू 2 पाई √L/G। ये सिंपल फॉर्मूला हमने लिया और हमने बोला इसको चेक करना है, हमें इसको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला ले लेंगे और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग निकालेंगे और हम चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ LHS में हमें पता है ये टाइम पीरियड है। अच्छा, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है तो इसको हमें कुछ ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इसलिए हम इसको थोड़ा इजीली समझने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिया है। बाकी ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, कैसे बनता है, ये सब तो हम आगे पढ़ेंगे, ये जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं LHS, तो टाइम पीरियड का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, यानी कि T की पावर 1। अगर हम राइट हैंड साइड में ले और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर ये आ जाता है T, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, RHS लेते हैं, अभी हमने LHS लिया, अब हम RHS लेते हैं। 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब हमें क्या लेना है, यहां पे लेंथ की पावर 1/2 है, अपॉन G की पावर भी 1/2 है अपॉन में। अगर हम इसको एक साथ लिखें तो लेंथ की पावर 1/2 और G की पावर -1/2, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इससे बनेगा। तो अब हम देखें लेंथ को क्या लिखते हैं हम, L, कैपिटल L लेंथ के लिए कैपिटल L लिख दिया, इसकी पावर 1/2, ये एक हो गया। दूसरा जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बनेगा, G। अब G यहाँ पे क्या है, G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुल मिलाकर ये है तो एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, L T
टी की पावर -2, टी की पावर -2, ठीक है, टी की पावर -2। जी की डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया और -1/2 इसकी पावर में है, ठीक है। तो इसका -1/2 अगर पावर में है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, l की पावर 1/2 और l की पावर -1/2। तो दोनों जब ऐड होंगी, l की पावर 1/2 माइनस l की पावर 1/2, एक तो ये हो गई। उसके बाद t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 सॉरी t की पावर -2 है, तो पहले t की पावर -2 लिखा, ये -2 इंटू -1/2, -1/2, ये हमारा टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा। तो l की पावर तो 0 आ गई यहाँ पे, और t की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि t की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। तो l की पावर 0 तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, t, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t आ गया, और LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, t। डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, हेंस इक्वेशन वेरीफाइड, या फिर बोले इक्वेशन इज करेक्ट। ये हमें क्या समझ में आया कि हमें किसी फॉर्मूले की अगर करेक्टनेस चेक करनी है कि वो सही है या गलत है, तो हम इसके डायमेंशंस को देख के उसको हम बता सकते हैं कि इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। एक हमने ये एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं कि एनर्जी होती है 12 mv², काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, राइट। तो हम इसकी अगर डायमेंशनली करेक्ट अगर हमें चेक करना है, तो इसकी हम डायमेंशंस चेक करेंगे और बता देंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे LHS की डायमेंशन अगर सबसे पहले ले हम, तो 1/2 कांस्टेंट है, m मास है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l t की पावर -1, और इसका स्क्वायर भी साथ में है। तो अब ये क्या बन जाएगा, m l² और t -2, ठीक है। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का बना, 12 mv² का, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो अब हमें RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा, मास के लिए कैपिटल M, और ये हमारी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम जानते हैं, एक्सीलरेशन का क्या होता है, LT -2, ठीक है। इसके बाद H क्या है, H है हाइट, और हाइट क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L लिखेंगे। जब इनको हम एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m l इंटू l² आ जाएगा, और t की पावर -2 है, ऑलरेडी है, तो t की पावर -2, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो यानी कि LHS इक्वल टू RHS, डायमेंशन दोनों की सेम है, हेंस फॉर्मूला इज करेक्ट, या इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस पर सेकेंड, या फिर कहें नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। अब ये जो है नंबर ऑफ साइकिल तो एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, ये तो डायमेंशनलेस है। और सेकंड की बात है तो सेकंड के लिए हम क्या लिखते हैं, डायमेंशन t। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा t इनवर्स, यानी कि t टू द पावर -1। तो यहां पे हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, यहां देखते हैं। चलो, फ्रीक्वेंसी अगर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी
frequency of a string is given under tension कितनी दी गई है? फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं NUE, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर हमें दी गई है कितना, न्यू इक्वल टू दी गई है C √T/m। ये हमें अगर दी गई है और हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, करेक्टनेस हमें इसके लिए चेक करनी है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं T क्या है, T टेंशन है, यानी कि टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स, ये एक फोर्स होता है टेंशन। उसके बाद मास की बात करें m की, तो ये है मास पर यूनिट लेंथ, ये दिया गया है हमें, और हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है। अब हमें ये याद रखना है कि जो मास है वो मास पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम यहीं पे गड़बड़ करेंगे, क्योंकि मास है अगर ये, तो मास के लिए वो क्या लिखेंगे, कैपिटल M, जबकि यहाँ पे M जो दिया गया होगा वो दिया गया होगा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब इसके लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले LHS में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, T-1, ठीक है। अब अगर हम RHS लेते हैं यहाँ पे, तो RHS क्या आएगा, C को हमने बोला यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। C को यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है, C को कांस्टेंट लिया गया है अगर, तो T यानी कि टेंशन है, टेंशन की पावर 1/2 और मास पर यूनिट लेंथ की पावर -1/2, क्योंकि इसको हमने ऊपर ले गए तो 1/2 -1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर लिखें टेंशन यानी कि फोर्स है, तो फोर्स को हम लिखते हैं ML T की पावर -2, T की पावर -2 लिखेंगे, और इसकी पावर 1/2 है, और इसकी डायमेंशन लिखेंगे अगर मास पर यूनिट लेंथ की, तो क्या आएगा, ML इनवर्स, क्योंकि अपॉन में L है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो ML इनवर्स, इसकी पावर 1/2। अब इसको अगर हमें सॉल्व करके लिखना है तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है पावर M की पावर 1/2, M की पावर 1/2 और M की पावर -1/2, ये हो गई M की पावर -1/2। इसके बाद आता है L की पावर 1/2, L की पावर 1/2, माइनस और माइनस प्लस L की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद T है, T की पावर है यहाँ पे -2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर बचा -1, बस इतना है हमारे लिए। तो इसका क्या बनेगा, ML T, M की पावर 0 हो जाएगी तो ये तो 1 हो जाएगा, M पे डिपेंड नहीं करेगा, 1/2 + 1/2 यानी कि L की पावर 1 और T की पावर -1। तो RHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो कितना आया, LT इनवर्स। क्या ये LHS और RHS इक्वल है? LHS में आ रहा है T इनवर्स डायमेंशनल फॉर्मूला और RHS में आ रहा है LT इनवर्स, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है, दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। अब इसको डायमेंशनली करेक्ट ये नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पे एक लेंथ की टर्म ज्यादा आ रही है और यहाँ पे T इनवर्स आ रहा है LHS में, तो हमें इसको अगर सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखें, अगर यहाँ पे हम एक लेंथ का डिवाइड कर दें, अगर फॉर्मूला ये बनाए अपॉन L और √T/m, तो यहाँ पे एक लेंथ ऐड हो गई, यानी कि अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला RHS में अगर हम ऐड करेंगे तो एक L इनवर्स और ऐड हो जाएगा। अगर एक L इनवर्स और ऐड हो जाएगा तो L इनवर्स और L ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डायमेंशनल
डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा, टी इनवर्स, और LHS में भी यही था, और RHS में भी अगर यही निकल आया तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको करेक्ट दिए जाए, कुछ गलत भी हो सकता है। जैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये सही नहीं है, इसमें अपॉन L आता है, तब जाके ये डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन क्या था, डेरिवेशन ऑफ एनी फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला हम इससे कैसे डेराइव करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस है, उससे हम कैसे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला को डेराइव करते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। मान के चलो हमारे पास एक पेंडुलम है, यहां से लटका रखा है, ये बॉब है इसकी, ये बॉब जो है यहां तक जाता है और वापस आके यहां तक आता है, और उसके बाद फिर इस कंडीशन में आता है, ऐसे मूव करता है पेंडुलम। अब यहाँ पे हमें क्या लगा, हमें ये चीज पता चली कि कुछ चीजें हैं जिसपे ये चीज डिपेंड करती है। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो यहाँ तक एक साइकिल का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आना, फिर यहाँ जाना, फिर वापस यहाँ आना, ये किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि हम ये सब चीजें क्या करेंगे, चेंज करके देखेंगे। जैसे इसका मास हमने चेंज किया, फिर देखा हमने टाइम पीरियड, इसका लेंथ चेंज किया स्ट्रिंग का, फिर देखा हमने टाइम पीरियड कितना आ रहा है, टाइम पीरियड, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और m, ये चार चीजें हम मान के चलते हैं कि हमें पता चली कि इन पे डिपेंड करता है। हमको ये सिर्फ अभी हमें प्रैक्टिकल नहीं, हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है प्रैक्टिकली, हमें सिर्फ हमने ये अंदाजा लगाया कि ये चीजें चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हमें क्या करना होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा। तो मान के चलो टी जो है वो हमने देखा लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर a ले ली हमने, m पे डिपेंड कर रहा है, m की पावर b ले ली, g पे डिपेंड कर रहा है और g की पावर c ले ली हमने। अभी हमने पावर a b c ली है और हम डायमेंशनल फॉर्मूला से हम सही फॉर्मूला बनाएंगे, डिराइव करेंगे कि सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब ये इसके प्रोपोर्शनल है, इसके भी, तो यानी कि एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसको हम लिख सकते हैं, कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया हमने k, l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c। ठीक है, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ये हमें सॉल्व करना है। अब ये कैसे करेंगे हम, देखो यहां पे टाइम है, टाइम का डायमेंशन हमें पता है, कैपिटल T लिख दिया, इक्वल टू ये LHS का आया है, सिर्फ ये LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है। या इसको हम ऐसे ना लिखें, इसको हम MLT सबकी फॉर्म में लिखते हैं। चलो ठीक है, तो सबकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या आया, ये आया। ठीक है, इक्वल टू k का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि k एक कांस्टेंट लिया है हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है। l को हम लिखेंगे लेंथ, इसकी पावर आएगी a। m मास है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मास के लिए हम लिखते हैं कैपिटल M, इसकी पावर b। और g जो है वो हम जानते हैं एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, तो l t की पावर -2 और इसको हमने लिखा c। राइट, अब इसको हम एक साथ अगर लिखें तो क्या आ रहा है, m की पावर आ रहा है b, l की पावर आता है a और प्लस c, और t की पावर क्या आएगी यहाँ पे, t की पावर -2c। ठीक है, यहाँ m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, और ये इसके इक्वल है। तो यानी कि अब इनकी पावर को हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। एक सबसे पहले देखेंगे -2c,
माइनस 2c ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग t की पावर वहां पे कितना है, t की पावर है -2c और इसमें t की पावर है 1, तो 2c इक्वल टू 1 माइनस 2c, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है, c की वैल्यू आ गई -1/2। इसके बाद a प्लस सी, l की पावर है a प्लस सी और इसमें l की पावर है 0, ठीक है। c की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -1/2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, a की वैल्यू और c की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद m की पावर b है और m की पावर 0 है, तो b इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है a b c की, उसको अगर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा। कैसे रखेंगे देखते हैं। अब यहां पे हमें क्या रखना है, t इक्वल टू के, l की पावर a है तो l की पावर a यानी कि l की पावर 1/2 है, m की पावर b है तो m की पावर 0 और g की पावर c यानी कि g की पावर -1/2, तो t इक्वल टू क्या आया, k, m की पावर 0 है तो कुछ नहीं रहेगा, l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, क्योंकि ये -1/2 है नीचे लाए, तो t इक्वल टू बनेगा k अंडर रूट l अपॉन g। ये हमारा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बना वो ये बना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं और कई सारे फॉर्मूले इससे हम डिराइव कर सकते हैं जो हम नोट्स में दे देंगे और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बना के, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया। ऐसे हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीजें पता चली। वो क्या, जैसे यहाँ पे k है तो अंडर रूट एल अपॉन जी पे डिपेंड करता है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता चलती है डायमेंशनल फॉर्मूले से, डायमेंशनल फॉर्मूले के एनालिसिस से या इनके एप्लीकेशन में हमें ये चीज नहीं पता चलती है। तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले जो है उनकी कुछ लिमिटेशन होंगी, कुछ चीजें हैं जहां पे हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से कोई चीज नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। हम कांस्टेंट की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकते, या फिर एक बात और बोले कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे जो साइन आएगा, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है, इट इज लिमिटेड टू 3 अननोन क्वांटिटीज। और वैसे भी मैकेनिक्स में हम सिर्फ 3 निकालते हैं, m, l और t, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में निकालते हैं, और इन्हीं 3 के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड जो इसका लिमिटेशन है, इट इज लिमिटेड टू सिंगल टर्म इक्वेशन। अगर हमसे बोला जाए कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे हम ये वाला फॉर्मूला हमें डेराइव करना है, तो ये फॉर्मूला हम डेराइव नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशनल जो प्लस और माइनस करके जो टर्म्स निकलती हैं वो हम इससे नहीं डेराइव कर सकते। हम सिंपल फॉर्मूला जैसे f इक्वल टू ma है, वन टर्म कंडीशन में है, वो हम फॉर्मूला इससे डेराइव कर सकते हैं। करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, बट डेरिवेशन हम इससे नहीं कर सकते इसकी हेल्प से। और इसका जो फोर्थ लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन
expressions involving trigonometric, exponential और logarithmic terms। ठीक है, ये हम अगर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है, या बात करें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई आ गया, लॉग फंक्शन आ गया कोई, तब हम ये चीज यूज नहीं कर सकते डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से, तब हम फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते। बाकी सब जगह हम यूज करेंगे। ये हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला की लिमिटेशंस हैं, एप्लीकेशंस की लिमिटेशन है कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इसके आगे हम शुरू करेंगे, एरर्स वगैरह शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे ग्रो यूथ क्लासेस चैनल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।